को जय भीम जय भारत। साथ ही आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है 15 मार्च। तो आज 15 मार्च के दिन मान्यवर कांशीराम जी के बारे में जो मुझे बोलने के लिए बहुजन संगठन यूट्यूब चैनल के संचालक राहुल खांडेकर जी ने जो अवसर दिया है, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अवसरवादी और चमत्कारिक करिश्माई कांशीराम, इस विषय पे बोलने के लिए मुझे कहा गया है। अवसरवादी करिश्माई कांशीराम, ये मेरा विषय है बोलने का। और मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो आज इस विषय पे बोलने के लिए मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा। साथियों देखो, अवसरवादी और करिश्माई कांशीराम, अगर इन दोनों शब्दों की ही एक बार हम चर्चा कर लें। हालांकि जो अवसरवादी है वो एक नेगेटिव वे में यूज किया जाता है इस शब्द को, कोई अच्छे शब्द नहीं माना जाता कि ये अवसरवादी है, पर्सनिस्ट है। लेकिन कांशीराम जी ने जिन कामों के लिए जिस जगह पे इस शब्द को यूज किया है, वहाँ पे ये शब्द कुशलता का प्रमाण होता है। वहाँ पे उसी को उतना ही स्किलफुल और एक कुशल और चतुर राजनेता मानते हैं जो इन चीज़ों के ऊपर परफेक्ट रहता है। ये कांशीराम जी से पूछा भी गया, पत्रकारों ने भी पूछा, और उन्होंने कभी मना भी नहीं किया। खुद ही बोलते थे कि आई एम अपॉर्चुनिस्ट, यानी कि सच्चाई है, उस सच्चाई को स्वीकार करने का इतना साहस है, ये दम है, ये जो सच्चाई को स्वीकार करने का जो साहस है, वो आज भी किसी राजनेता में नहीं है कि ये कह सके कि हाँ मैं अवसरवादी हूँ। ये दम कांशीराम में ही था, आज नहीं है किसी राजनेता में। ये जितने राजनेता बड़े बड़े मुंह फाड़ करके भौंकते रहते हैं, आज घूम रहे हैं इधर उधर, ये सच को स्वीकार करने की हिम्मत और ताकत और हौसला नहीं उनके अंदर जितना कांशीराम जी के अंदर था। इसलिए स्वीकारते थे, और जरूरी भी था उनके लिए। अगर सरवाइव करना है उनको, जब चारों तरफ दुश्मनों से घिर जाता है आदमी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मान्यवर कांशीराम जी की जो बीएसपी नामक जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका कोई मित्र सहयोगी था, कोई नहीं था। और मान्यवर कांशीराम जी जिस समाज को बिलोंग करते थे, जिस समाज की राजनीति करते थे, अब उस समाज के सहायक दूसरे समाज भी नहीं है। सामाजिक तौर पे चारों तरफ से विरोधियों से घिरे हुए हैं, राजनीतिक तौर पे चारों तरफ से भी विरोधियों से घिरे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई आदमी फंस जाता है, तो उसकी कुशलता इसी बात में है कि वो अपने आप को सर्वाइव भी करे, अपने आप को आगे भी लेके जाए, समाज को बचाए और विरोधियों को भी डाउन करे। और ये जो सिचुएशन में फंसने के बाद फिर अवसर ही ढूंढना पड़ता है। बार बार मान्यवर कांशीराम जी ने अपने भाषणों में कहा इस लाइन को कि हमारे लोगों को हजारों सालों से अवसर नहीं दिया गया, हमको हर प्रकार के अवसर से, मौके से पीछे रखा गया, हमको कोई मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। अवसर अब भी नहीं देना चाहते वो, लेकिन हम अवसर पैदा करेंगे, अवसर पैदा करेंगे और अवसर का लाभ उठाएंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है, अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने समाज के हक अधिकारों को सुरक्षित करना है, संविधान को बचाना है और बाबा साहब के मिशन को चलाना है, तो उसके लिए अवसरवादी होना ही पड़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में। ये ध्यान रखने की बात है, घर परिवार समाज में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में वो भी जब चारों तरफ से घिरे हुए हो विरोधियों से, उस समय ये कांशीराम जी की चतुरता का, कुशलता का प्रमाण है। और हमको इसी रूप में इसको सीखना चाहिए, तब जाकर के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी राजनीतिक जो बातें हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, करिश्माई कांशीराम जी। अब करिश्माई कांशीराम जी, अब ऐसा कौन सा करिश्मा किया उन्होंने, अब ये भी बात है देखने की। अगर देखा जाए कि मान्यवर कांशीराम जी ने ऐसा कौन सा करिश्मा किया जिससे वो करिश्माई कांशीराम जी कहलाते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है इन सब बातों को कि आज की जो फास्ट फूड खाने वाली जनरेशन है ना, जो आईटी का दिमाग जो रखती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज और प्रयोग करने वाले जो नवयुवक लड़के लड़कियां हैं, उनको अपने महापुरुषों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और कल का अखबार देखना, अंग्रेजी के अखबार देखना, मराठी के अखबार देखना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती के अखबार, मान्यवर कांशीराम जी के बारे में कितने संपादकीय लिखे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई संपादकीय लिखेगा कल।
आज कितने संपादकीय हैं, नहीं मिलते। तो ये कुछ एक लोग होते हैं, कुछ एक यूट्यूब चैनल हैं जो, जैसे ये बहुजन संगठक यूट्यूब चैनल पूना से चलाते हैं राहुल खांडेकर जी। अब पूना से चलाते हैं, उन्होंने इस जिम्मेवारी को समझा, और जितने भी लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप बाद में देखेंगे, डेफिनेटली वो काशीराम जी के बारे में नई चीज़ें जानने को मिलेंगी उनको। अब ये इसलिए जिम्मेवारी बन जाती है कुछ जानकार लोगों की, और ये जो सोशल मीडिया का ज़माना में जो लोग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, ताकि वो जन जन तक, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, उन तक हमारे महापुरुषों की बात को और उनके जीवन चरित्र को पहुँचाए। अब दूसरे लोगों के बारे में तो भर भर के अखबार टीवी सब गाते बजाते रहते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो साथियों, अगर करिश्माई काशीराम की बात करें तो करिश्मा तो था, वो बहुत बड़ा करिश्मा था। और करिश्मा से आगे मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में 7 अजूबे बताए हैं, अगर 8वां अजूबा तो काशीराम जी है। भारत जैसे देश में, जो जाति प्रधान देश है, जाति विषयक देश है, विषमता से भरे हुए दिमाग, मन और मस्तिष्क, इस प्रकार की जो भारत भूमि रही है, विषमता को लायक करने वाली, हिंसा को लायक करने वाली यहाँ, और उसमें इतने निम्न समुदाय में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतना निम्न बना दिया उस समुदाय को, और उसमें पैदा होकर के और अपने आप को इस लायक बनाते हैं वो, कि जो उस समय के जो सबसे बड़े बड़े राजनेता थे, प्रधानमंत्री थे उस समय के, अपोजिशन के लीडर थे, वो सारे राजनेता काशीराम जी के इर्द गिर्द भी घूमते थे, उनको बुलाते थे, उनको बात करते थे, आगे पीछे भी घूमते थे उनके। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये करिश्मा ही है अगर इसका सही ढंग से मूल्यांकन किया जाए। अगर इस जो मैंने बात बताई है कि उस समय जो सबसे बड़े राजनेता, उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सब आगे पीछे घूमते थे, सब समझौता करने के लिए, बात करने के लिए व्याकुल रहते थे, ये करिश्मा ही तो है, तो छोटी बात नहीं है। अब कोई उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कि काशीराम जी का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं रहा, वो तो अलग दुनिया के आदमी थे। लेकिन जब बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़े पूना से, और जुड़ने के बाद करिश्मा कर दिया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट है, जो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। शून्य पे थे, जमीन पे थे, जमीन से आसमान पे पहुँचा दिया। अब 2006 में उनका देहांत हो गया। 2006 अब 2024 में हम बात कर रहे हैं। जिन बच्चों का 2006 के बाद जन्म हुआ है, आज उनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होने वाली है, वोट देने वाले हैं। अब उनको तो पता ही नहीं काशीराम नाम का कोई आदमी भी हुआ है धरती पे, कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे उसके संगठन को वोट देंगे, कैसे उसकी पार्टी को, उसके विचारों को वो ग्रहण कर सकते हैं। ना कभी टीवी में बताया जाता, ना अखबार में बताया जाता, ना किसी पत्र पत्रिका में छपता उनके बारे में। तो साथियों, काशीराम जी हैं, वो वास्तव में बहुत बड़े करिश्मा थे। वो 8वां अजूबा के तौर पे भी हम उनको कह सकते हैं। जो संविधान में जो दिए गए हक अधिकार थे, वो हक अधिकार संविधान में तो आ गए थे, कानून भी बन गए थे, पास भी हो गए थे, लेकिन लागू नहीं हो रहे थे। कैसे लागू करेंगे उनको भाई? वो संविधान की सारी धाराएं गांव देहात तक जाते जाते दम तोड़ देती थी। अगर सबसे बड़ा मैं उदाहरण हो तो वोट का अधिकार है। अब कहाँ वोट डालने देते थे हमारे लोगों को, जो जमींदार लोग हैं, जो हाई फाई लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं। अब हमारे लोगों को वोट ही नहीं डालने देते थे। वो वोट का अधिकार तो मिल गया था, बरसों बीत गए थे, लोग बूढ़े हो गए थे, वोट डालने के तरस गए थे। यार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, वहाँ जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखते थे, उन लोगों को वोट डालने के लिए भी तरसना पड़ता था, नहीं डालने देते थे जो सामंतवादी मनवादी लोग थे। और जब काशीराम जी ने अपना संगठन बनाया, जब उन्होंने वोट डालने शुरू किए, वोट डाल करके तब उन लोगों को जो खुशी और जो अपनापन का एहसास हुआ, वो सारे छपे हैं अखबार में। वो अगर आप उनको पढ़ोगे, देखोगे, तो ये लगेगा कि वास्तव में काशीराम जी कोई चीज़ थे। और दूसरी बड़ी बात है कि काशीराम जी ने कभी भी इस जो बहुजन समाज जो बनाया उन्होंने, उस बहुजन समाज को कभी भी मांगने वाला समाज नहीं, उनको स्वाभिमानी समाज बनाना चाहते थे। जो बाबा साहब कहते हैं ना कि स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है, जो बाबा साहब ने फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन काशीराम जी ने अपने समय में भी किया। ये भी स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो शब्द है ना, फॉर्मूले है, बातों से नहीं आते। जैसे पेरियार जी ने तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला था, और बाबा साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो बहुत बड़ी भाषण किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरियाँ लिखी हैं।
वास्तव में लोगों के बीच में जाकर के, करोड़ों लोगों के अंदर जाकर के, करोड़ों लोगों में जो गरीब देहात में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, गरीबी की मार सहते हैं, जातिवाद की मार सहते हैं, उन लोगों को स्वाभिमान पैदा किया मान्यवर कांशीराम जी ने। तो बाबा साहब के फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा देश, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतनी सारी ज्योग्राफी हमारा देश, और ना कोई इतने बड़े संचार के साधन थे कि साहब कांशीराम जी के पास के बहुत बड़े संचार के साधन होंगे, नहीं। लेकिन लगन सच्ची थी, हिम्मत थी उनके अंदर, स्वाभिमान, सम्मान और स्वाभिमान पैदा किया। स्वाभिमान पैदा करके फिर पॉलिटिकल पार्टी को बनाया उन्होंने, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। पार्टियां तो तमाम लोग बनाते रहे, पहले भी बहुत पार्टियां बनती हैं, आज भी बनती हैं, हर साल 4, 5, 6, 10 पार्टियां बनती हैं, आज भी बनती हैं, बनाती ही रहती हैं पार्टियां। लेकिन चलती किसकी हैं? रजिस्टर तक नहीं हो पाती हैं। एक एक दशक, 10-10 साल, 20-20 साल बीत जाते हैं, तो रजिस्टर तक नहीं हो सकती। रजिस्टर नहीं हो सकती तो आखिर में कहीं ना कहीं इधर उधर सेटिंग ढूंढते हैं बस वो। ये कांशीराम जी की ही एक पार्टी उस समय के ज़माने में हुई कि वो रजिस्टर भी हुई और वो नेशनल पार्टी का दर्जा भी हासिल किया। और एक और कांशीराम जी का सबसे बड़ा करिश्मा बताता हूँ। कांशीराम जी जब काम करते थे राजनीतिक तौर पे, उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब मजबूत हुआ, उस समय राज्यों की, जहाँ जहाँ कांशीराम जी का प्रभाव था, वहाँ वहाँ राज्यों की सरकारें मेजोरिटी से नहीं बनती थी। बहुमतों का दौर खत्म कर दिया था कांशीराम ने। केंद्र सरकार की भी फुल मेजोरिटी नहीं आती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गठबंधन करके सरकारें बनती थी। राज्य सरकारों में भी जहाँ कांशीराम जी का प्रभाव थे, गठबंधन की सरकारें बनती थी। और ये जो गठबंधन की सरकारें बनती थी ना, ये कमजोर सरकार होती थी। कमजोर सरकार हमेशा जनता की सुनती है, कमजोर सरकार ही लोगों की भलाई करती है। बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार कभी भी लोगों की भलाई नहीं करेगी, कभी भी वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास नहीं करेगी। इसलिए कांशीराम जी कहते हैं कि हमको मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है। आज जो लोग दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि बहुमत की सरकारें बन रही हैं। कांशीराम जी ने देश में जो धारणा चली आ रही थी 1951 के पहले चुनाव से लेकर के 1993 तक, इतना लंबा समय चला गया मजबूत और स्थिर और बहुमत की सरकारों का, तो कांशीराम जी ने त्रिशंकु विधानसभाएं बनना शुरू हो गई, त्रिशंकु संसद बनना शुरू हो गई। ये करिश्मा है, इसलिए कांशीराम जी को हम करिश्माई कांशीराम जी कहते हैं। और इसी वजह से जब ये कमजोर सरकार, सामने वाला दुश्मन कमजोर किया ना उन्होंने, जब दुश्मन कमजोर होगा तो डेफिनेटली वो किसी न किसी सहारे को ढूंढेगा, फिर सहारे के लिए कांशीराम जी, इसलिए कांशीराम जी कहते हैं कि हमको अवसर नहीं दिया गया, हम अवसर पैदा करेंगे और फिर अवसर का लाभ उठाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं अवसरवादी हूँ, स्वीकार किया उन्होंने। तो साथियों, ये कांशीराम जी का मान सम्मान और स्वाभिमान का जो संघर्ष जो उन्होंने शुरू किया, जिसको बाबा साहब कहते हैं कि हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो मिशन है, वो धन दौलत संपत्ति के लिए नहीं है, वो मान सम्मान और अधिकार के लिए है। तो ये मान सम्मान और अधिकार कांशीराम जी ने लोगों को दिलवाए, सरकार बनाई। 1993 में सरकार बनी, 1995 में बनी, 1997 में बनी और 2007 में बनी। तो साथियों, 2007 में तो बहुमत की सरकार बन जाती है, लेकिन उससे पहले तो बहुमत की सरकार बीएसपी की या कांशीराम जी के नेतृत्व में, वो कांशीराम जी की जो बीएसपी पार्टी उसकी बनती नहीं थी, गठबंधन की सरकारें बनती थी। और गठबंधन की सरकार में हमेशा कांशीराम जी की जो पार्टी है वो आगे रहती थी। मुख्यमंत्री का पद पहले लेते थे, हमको मुख्यमंत्री का पद लेना है और अपने लोगों का भला करना है और अपने लोगों की भलाई करनी है। तो उनका, कांशीराम जी का साफ साफ कहना था कि लोगों की भलाई सिर्फ सरकार से ही कर सकती है, जनता की भलाई, समाज की भलाई। कुछ एक, अब वैसे तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं आज भी, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो भी करते हैं लोगों की सहायता, लेकिन वो थोड़े लोगों की सहायता कर सकते हैं। अब रोजगार तो दे नहीं सकते, वो इंजीनियरिंग कॉलेज तो खोल नहीं सकते, वो अब रिजर्वेशन तो लागू नहीं कर सकते ना। वो कुछ पैसे की सहायता कर देंगे, कुछ किताबों की सहायता कर देंगे, छोटी मोटी सहायता कुछ छोटे स्तर पर की जा सकती है इन संगठनों के माध्यम से। लेकिन पूरे समाज की सहायता करना, पूरे समाज का ऊपर उठाना, पूरे समाज में स्वाभिमान पैदा करना, जिस जो बाबा साहब की चाहत थी ना, वो कांशीराम जी कहते हैं कि सरकार बना करके ही पूरी होगी। और जो बाबा साहब की दूसरी जो चाहत थी, भारत को बौद्ध में बनाना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है, वो भी कांशीराम जी कहते हैं कि ये भी सरकार बनाने पर ही पूरा होगा।
और इसके लिए बाकायदा काशीराम जी के दिमाग में बहुत बड़ी प्लानिंग थी। नागपुर के उनके भाषण है 2002 के, लंबे लंबे भाषण है 2002 के भाषण, सारे छप चुके हैं किताबों में आज। अलीगढ़ से AR अकेला जी ने उन किताबों को पब्लिश किया है, तो आप भी पढ़ सकते हो। और बुद्धिज्म को लेकर के कितनी बड़ी उनकी अवधारणा थी देश के अंदर, कैसे बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े प्रयास भी किए। और अच्छी बात ये थी कि कोई भी बात है, कोई भी काम है, वो अपना एजेंडा लोगों के सामने रखते थे। काशीराम जी कहते हैं कि हमको चुनाव में जाना है, और अगर चुनाव में जाना है तो हमको 50 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, पूरे देश भर के चुनाव लड़ना है तो लोगों को ये बात बताते, लोग पैसा देते, लोग पैसा देते और पार्टी का चुनाव भी लड़ते। वो जनता के सहयोग से, जनता के पैसे से ही एक नेशनल पार्टी खड़ी करके रखे, बार बार चुनाव भी लड़े। ये भी एक नया प्रयोग है, ये भी एक प्रकार का करिश्मा है। आज जनता से पैसे लेकर के इतनी बड़ी नेशनल पार्टी खड़ी कर करके कौन चुनाव लड़ना है, किसमें हिम्मत है? ये धैर्य चाहिए, जितना बड़ा समुद्र है उतना बड़ा धैर्य होना चाहिए इन सब बातों के लिए। ये बोलने में बड़ी आसान लगती हैं। लोगों के पैसे से ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव नहीं लड़ते लोग, नहीं लड़ा जा सकता। और वो संसद के चुनाव लड़ते थे, विधानसभाओं के चुनाव लड़ते थे, एक बार नहीं 10 बार लड़े। तो साथियों, मान्यवर काशीराम जी का ये जो आंदोलन है, ये जो मैंने बताया है, ये थोड़ा सा ये राजनीतिक आंदोलन के बारे में बताया है, तो सांस्कृतिक आंदोलन भी था उनका। जो कल्चर है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। काशीराम जी ने ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इन 3 महापुरुषों के नाम से मेले शुरू किए। मेले, फेयर जिसको कहते हैं। आप तो तमाम देवी देवताओं के मंदिरों में पता नहीं कहाँ कहाँ मेले लगते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। वो उनके कल्चर की बातें हैं, वो बढ़ा रहे हैं अपने कल्चर को, तो हमको क्या दिक्कत उससे। लेकिन हमारा जो पैरेलल कल्चर, पैरेलल हमारी संस्कृति का निर्माण, वो बातों से, किताबों से नहीं होता। उससे समझ तो मिल जाएगी, लेकिन वो बातों से, किताबों से आगे बढ़ करके उसके लिए कार्यक्रम करने पड़ते हैं, मेले हैं, आयोजन करना पड़ता है। कानपुर में, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, बहुत सारी जगहों पे काशीराम जी ने मेले लगवाए। और उन मेले लगते थे, वहाँ पे तमाम तरह के साहित्य मिलते थे, खाने पीने की चीज़ें थी, कपड़े मिलते थे, बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन होते थे वहाँ उन जगहों पे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। फिर वहाँ पे भाषण भी होते थे, लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात का एक सेंटर भी बन जाता था। आपस में रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाते हैं। अब उसमें ये भी हो गया था कि मेले में आ जाओ, हम भी आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मुलाकात की जगह भी बन गई वो। तो अपने सुख दुख की बातें हैं, अपने मिशन मूवमेंट की बातें हैं, बाबा साहब की बातें हैं, वहाँ पे होती थी। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, सबको सीखने को मिलता था। मेला एक ऐसी चीज़ होती, सबको सीखने को मिलता था। ये कल्चर की बात है। इतने सारे भजन लिखे गए, इतने सारे गीत रागनियाँ लिखी गई, नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए महापुरुषों के ऊपर। ये सारा का सारा साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो चला है ना, ये मान्यवर काशीराम जी की देन है। ये छोटी बात नहीं है। अगर इसके ऊपर किताबें लिखनी शुरू की ना, तो बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। आज हमको ये बातें ऐसी लगती हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, हम अपने महापुरुषों के बारे में, या जो भी साथी हैं महापुरुषों के बारे में, जब भी हम चर्चा करते हैं तो किस बात की चर्चा करते हैं? त्याग की चर्चा करते हैं। हमेशा समाज है वो 2 चीज़ें देखता है, त्याग और काम। जब बाबा साहब की हम चर्चा करते हैं कि उनके 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, उनकी वाइफ है वो भी एक्सपायर हो गई, उन्होंने प्रिंसिपल की नौकरी मिल गई थी वो भी छोड़ दी, घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिया। त्याग की चर्चा करते हैं। फिर काम की करते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए। महाड़ का चौधार तालाब का पानी का आंदोलन चला, मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया, संविधान में हमारे हक अधिकार सुरक्षित किए, तमाम तरह के उनके काम है। बुद्ध का धम्म हमको दिया। ठीक वैसे ही मान्यवर काशीराम जी का भी अगर देखा जाए ना, तो त्याग है। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, वो भी साइंटिस्ट थे पूना में, उनकी सगाई भी हो गई थी, और सगाई बहुत बड़े घर में उनकी सगाई हो गई थी। फिर उन्होंने सगाई भी, शादी नहीं हुई थी, सगाई से ही मना कर दिया कि नहीं, अब मुझे बाबा साहब के मिशन के लिए अपने आप को कुर्बान करना है, इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं जा सकता, मैं घर नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे अपना पूरा 24 घंटे मिशन मूवमेंट को देना। घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी, और प्रतिज्ञाएं भी कर ली।
कि मैं मेरे नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, पूरा समाज मेरा घर है, मैं किसी जीने मरने में सुख दुख में कभी भी मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपने गाँव में नहीं जाऊँगा। अब ये जो इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा संकल्प लेकर के, जब संकल्पित तो होकर के मान्यवर काशीराम जी निकले इस मिशन मूवमेंट को लेकर के और टिके रहे, इतना लंबा संघर्ष 20 साल 25 साल तक, लगभग 25-30 साल तक टिके रहना। 30 साल में आदमी की जवानी ववानी सब निकल जाती है। 30 साल तक एक मिशन मूवमेंट, एक सिद्धांत के ऊपर टिके रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये जो टिकाऊपन है, मान्यवर काशीराम जैसे महान योद्धा ही सहन कर सकते हैं। तो बाकी तो इधर उधर सेट हो जाते हैं, कहाँ कहाँ मुंह मारेंगे पता नहीं। एकदम मान्यवर काशीराम जी ही थे जो 30 साल तक टिके रहे, गरीबी से गरीबी की हालत में जिए हैं वो, पैरों में चप्पल नहीं, चलाने को साइकिल नहीं, लेकिन टिके रहे, अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। जब मिट्टी में मिल जाता है बीज, फिर वो उभर के भी आता है, फिर वो उभर के भी आए। आज के जो हमारे कुछ राजनेता हैं या जो नवयुवक राजनीति करना चाहते हैं, जो लड़के लड़कियां, तो डेफिनेटली उनको सीखना चाहिए काशीराम जी से। काशीराम जी से सीख करके उसके पद चिन्हों पर चल करके राजनीति में करो। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति, काशीराम जी ने हमेशा कहा है कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। प्रत्येक आदमी को राजनेता होना चाहिए, प्रत्येक आदमी को राजनीति की समझ होनी चाहिए। ऐसा काशीराम जी कहते थे। अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे ना, तो बुरे लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। राजनीति में आकर के अपने हक अधिकारों को सुरक्षित करो, अपना न्याय हासिल करो और दूसरों को भी न्याय दो, उनको भी हक अधिकार दो। ये काशीराम जी की थ्योरी थी। वो आरक्षण के बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं थे कि हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण लेना, ये आरक्षण के लिए सब नहीं। वो कभी उन्होंने आरक्षण के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता हासिल करेंगे, सत्ता के लिए संघर्ष किया। ये मैं बहुत मेन बात है मान्यवर काशीराम जी की जो बता रहा हूँ कि उन्होंने हक अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं किया। आज हम, हमारे जितने अम्बेडकराइट साथी हैं, हक अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, हक अधिकारों की बात करते हैं, सत्ता की बात नहीं करते। आज बैक गियर लग गया है मेंटालिटी में, सोच में, विचारों में, सबको बैक गियर लगा हुआ है। कोई आरक्षण बचा रहा है, कोई धम बचा रहा है, कोई मंदिर बचा रहा है, कोई गुरुद्वारे बचा रहा है, कोई रविदास की आंदोलन को, कोई किताबें बचा रहा है। सब बचाने में लगे पड़े हैं। बहुत कम आदमी ऐसे बचे हैं, बहुत कम लोगों की बुद्धि में इतनी जगह बची हुई है कि भाई हम अपनी सत्ता बनाएंगे। ये ख्याल ही नहीं आता हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो काशीराम जी थे जिन्होंने सपना दिया एक हमको, हम मुर्दा लोगों को प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का एक सपना दिया, और हम बन सकते हैं। ऐसा प्रयोग करके भी उन्होंने दिखाया, और प्रयोग करके भी दिखाया, और वो सपना हकीकत में बदलते हुए भी एक आशा जगी, एक उम्मीद जगी करोड़ों लोगों के अंदर देश में। वो आशा और उम्मीद जगना एक बहुत बड़ी क्रांति की बात हो, छोटी बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इसलिए काशीराम जी को करिश्माई काशीराम जी कहते हैं। करोड़ों मुर्दा लोगों में जिनके जेहन में गांव का सरपंच बनने का सपना नहीं उठता, एमएलए एमपी बनने का सपना यहीं तक सीमित नहीं रहा, मुख्यमंत्री बनने का सपना यहीं तक सीमित नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना भी उनकी जुबान पे, उनके दिल दिमाग में आने लगा। ये एक करिश्मा ही है, कोई छोटी बात नहीं है। तो साथियों, आज 15 मार्च काशीराम जी की जयंती है। 1934 को मान्यवर काशीराम जी का पंजाब में जन्म हुआ, और उनका त्याग, और अगर आगे हम देखते हैं ना, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, या ये जो नई पीढ़ी है जो अभी जिनकी उम्र 15 साल 17 साल 18 साल हो गई है, उनको काशीराम जी के बारे में, त्याग के बारे में बताते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता जल्दी से कि ऐसा भी कोई नेता पैदा हुआ है। उनका क्या थ्योरी थी काशीराम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एमएलए एमपी सबको इस समाज के लोगों को बनाना है, मुख्यमंत्री बनने की बारी आई वो भी इस समाज के लोगों को ही बनाना है। ना मुझे मुख्यमंत्री बनना, ना मुझे एमएलए एमपी बनना, ना मुझे मिनिस्टर बनना, सब कुछ देने का, खुद के लिए कुछ नहीं। खुद के लिए तो क्या था, मेरे नाम से एक भी बैंक बैलेंस नहीं होगा, कुछ ज़मीन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा मेरे पास। तो खुद के लिए ये, और समाज के राजा बनाने का विचार, इस बहुजन समाज को शासक बनाने की सोच, ये होते हैं गुण हैं जो तमाम राजनीति कर रहे हैं। आज के युवा भटक रहे हैं इधर उधर, वो ठीक उल्टा चलते हैं इन बातों में कि मुझे ही चाहिए, मुझे एमएलए एमपी बनना है। अरे तू कैसे बनेगा, ऊपर से काशीराम जी का नाम लेते हैं। काशीराम जी ने पहले दूसरों को बनाया कि तुम बनो, सारे काम मैं करूंगा। काशीराम जी ने अपने हिस्से में तो दुख लिए,
संघर्ष लिए, काम लिया, राजनेता है, एमएलए एमपी सब दूसरों को बनाया। अब जब दूसरे बनने लग जाते हैं ना, खुद का तो नंबर लग ही जाएगा कभी ना कभी। यही काशीराम जी का तरीका तो ये है भाई। और जो आज खुद बनना चाहते हैं, ना खुद बन सकते ना औरों को भी बनने नहीं देंगे। तो साथियों, मान्यवर काशीराम जी की ये प्रेरणा स्रोत हमारे लिए हो सकते हैं। आज के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है वो। और इसी रूप में जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आना चाहिए कि लेने के लिए मत आओ कभी भी कि मुझे लेना है, नहीं, मुझे जागरूक करना है और मुझे इस समाज को देना है। मुझे समाज में एमएलए एमपी देने हैं, मुझे समाज में सरपंच है, कॉरपोरेटर है, मुझे समाज में बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, राजनेता देने हैं। देने की भावना से आओ, फिर देखना अगर वो सक्सेस ना हो जाए तो। मैं वही देखता हूँ जितने भी राजनेता घूमते आते हैं, काशीराम जी का नाम जिनके मुंह पे आता है कि इनमें काशीराम जी का गुण कौन सा है। काशीराम जी कभी किसी के घर पे नहीं गए कि समझौता करने, किसी सीट मांगने, लोग उनके पास आते थे, वो अपना काम करते थे, अपने समाज को तैयार करते थे, समाज उनके साथ हो जाता था। भले थोड़ा सा हो जाए लेकिन समाज साथ में था। जब समाज साथ में हो जाता है, लोग साथ में हो जाते हैं ना, तो दूसरे लोग समर्थन लेने के लिए, समझौता करने के लिए पीछे पीछे भागेंगे। आज के हमारे जो राजनेता हैं, जो छोटी मोटी राजनीति करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो दूसरों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा ये। वो खुद भी बरगला रहे हैं, खुद भी धोखे में हैं, समाज को भी धोखा ही दे रहे हैं, और कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम जी का अगर एक भी गुण आ जाए ना, एक भी, तो भी बहुत बड़ी बात है। आज जैसे बहन जी है, तमाम तरह की बातें हैं, कही जा सकती हैं। राजनेता होता है, उसकी आलोचना की जा सकती है, कौन सी बड़ी बात है, होती ही सभी की, उनकी भी की जा सकती है। लेकिन फिर भी उनके अंदर गुण तो है। वो कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, सब उसी के वहाँ माथा टेकने आते हैं। ये काशीराम जी का गुण है। वो कभी किसी के पीछे पीछे नहीं, सारे उसके पीछे आते हैं जो भी आएगा। वो कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाती। काशीराम जी कभी नहीं। ये तो कम से कम काशीराम जी से उन्होंने सीखा हुआ, जो आज हमारे सामने हम देख रहे हैं। ये गुण है काशीराम जी के। और जिस लड़का जो लड़की आज के समय हमारा लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो काशीराम जी के कम से कम ये 2 गुण सीख लें। सफल होने में तो टाइम भले लग जाए, लेकिन हो जाएगा। हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, सब हमारे पास आएंगे। हम अपना काम करेंगे, जो बाबा साहब का मिशन है उसके आधार पे लोगों को जोड़ेंगे, समझाएंगे, जागरूक करेंगे, और हम अपनी यूनिटी बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे जैसे लोग इकट्ठा होंगे वैसे वैसे हमारी पावर बढ़ती जाएगी, और दूसरे लोग आएंगे हमारे पास, अपने आप आएंगे, जिनको सत्ता बनानी है, जिनको एमएलए एमपी जिताने हैं, वो आएंगे हमारे पास। तो इसलिए हम कहते हैं कि काशीराम जी ने जो राजनीति की, वो राजनीति ऐसी नहीं है कि उनके समय में ही खत्म हो गई। तो राजनीति आज के जो युवा युवतियाँ हैं, आज के जो राजनेता है, उनका भी मार्गदर्शन करती है। भविष्य में भी वो राजनीति जो है, भविष्य में जो राजनेता होंगे उनका भी वो मार्गदर्शन करेंगे। और काशीराम जी की विचारों पे, काशीराम जी की जो सोच है, उस पे जो चलने वाले राजनेता हैं, वही इस बहुजन समाज का भला भी कर सकते हैं। वही कर सकते हैं, बाकी किसी से नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत अलग हैं। अनाज देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, नौकरी देने से भी हमारी समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं होगा, कुछ पैसे दे दिए, बेरोजगारी बढ़ता है, या उससे भी नहीं होगा हमारा समाधान। हमारा समाधान होगा जब हम खुद करेंगे। ये काशीराम जी कहना चाह रहे हैं कि जब हम खुद अपनी समस्या का समाधान करेंगे। हमारी समस्या है कास्ट, जाति, छुआछूत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक गैर बराबरी, ये विषमता, ये हमारी समस्या है। और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब हम करेंगे, हमसे ही होगा। ये कोई ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां लिए घूम रहे हैं, भ्रम निकाल देना कि वो हमारी समस्या का समाधान, वो हमारी समस्या को बढ़ाएंगे या उसको रूपांतरित करेंगे, ठीक कभी नहीं करेंगे वो। और जब हमारी समस्या हमसे ही ठीक होगी, इस बात के ऊपर आप लोग अपने दिमाग में गांठ मार लो। यही बाबा साहब चाह रहे हैं, यही बाबा साहब का कहना था। 1932 में ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि जो राजनीति से उदासीन है वो अपने हक अधिकारों से उदासीन है। प्रत्येक आदमी को राजनीतिक तौर पे चतुर, कुशल और प्रबुद्ध होना जरूरी है। राजनीतिक तौर पे प्रबुद्ध, कुशल और चतुर होने का तात्पर्य नहीं कि चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने की नहीं कह रहा मैं। चुनाव एक मेन घटना होती है राजनीति की,
जिसको डेमोक्रेटिक माध्यम से हमारे देश में प्रायोजित किया जाता है। राजनीतिक तौर पे मेरा तात्पर्य ये है कि विधानसभा में कौन कौन से विधेयक पारित होते हैं, उनसे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, संसद में कौन से कानून बने क्या असर पड़ेगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उनकी रूल रेगुलेशन क्या है, संविधान क्या कहता है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बात है। ये जो प्रबुद्धता की जो मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक तौर पर प्रबुद्ध होने का तात्पर्य राजनेता हो कर क्या रहा है, उन्हें क्या प्रोमिस किया था, वो कर क्या रहा है, संविधान के अनुसार है या नहीं है। ये सब चीज़ें जानना, समझना, सीखना ही प्रबुद्ध होना है। लोग समझते चुनाव लड़ना राजनीति होती है, वो एक पार्ट है राजनीति का, चुनाव लड़ना। अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये भी राजनीतिक अगर कुशलता है, राजनीतिक समझ बनी है तो मैं कर रहा हूँ, ये भी राजनीतिक प्रबुद्ध, ये भी राजनीति की ही बात है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी थ्योरी बनती है। और मैं समझता हूँ कि जो जीवन में अगर कोई और कुछ करे ना करे, कुछ और पढ़े ना पढ़े, मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है लोगों से, आप में से जरूर एक काशीराम जी की जीवनी जरूर पढ़ना। मान्यवर काशीराम जी की जीवनी बहुत सारी है, मिल जाती हैं अब तो। अब उनका ये एक द ओपरेस्ट इंडियन अखबार निकालते थे, ओपरेस्ट इंडियन अखबार में उसमें जो लेख लिखते थे, उनका ये कलेक्शन है। ए आर अकेला जी हैं अलीगढ़ से, उन्होंने इसको पब्लिश किया है। और जैसे बाबा साहब के खंड छपे हुए हैं, राइटिंग एंड स्पीचेज के, ऐसे जो वॉल्यूम छपे हुए हैं, ऐसे ही मान्यवर काशीराम जी के भी आ गए हैं, 12 वॉल्यूम आ गए हैं अभी तक, और भी जीवनी आ गई है। ये बाबा साहब की थ्योरी को अगर इम्प्लीमेंट करना है ना, इसको सही ढंग से बचा के रखना है, मिशन मूवमेंट को। मैं डेफिनेटली कहता हूँ, मेरे अनुभव के साथ ही कह रहा हूँ कि बिना मान्यवर काशीराम जी को पढ़े, समझे, जाने और अपनाए, ये मिशन मूवमेंट सही तरीके से ना चल सकता है, ना इम्प्लीमेंट हो सकता है, और ना हम इसको बचा भी नहीं सकते, क्योंकि काशीराम जी ने उसको ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल किया है। और प्रैक्टिकल किया है तो हमको, अगर आज के समय में अगर हमको सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो मान्यवर काशीराम जी को पढ़ना ही पड़ेगा। और बिना मान्यवर काशीराम जी को पढ़े बिना कितनी भी जय भीम करते कि वो सारे के सारे हम चमचे बन जाएंगे राजनीति में, कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हो रहा है, चारों तरफ चमचों की, चमचागिरी की भरमार हो गई है, चारों तरफ देखते हैं। जय भीम तो करेंगे, आगे क्या, कुछ नहीं, पीछे क्या, कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, सब चमचागिरी में सब पिछलग्गू बन गए हैं। अब उनके ऐसे चमचोर जैसे पिछलग्गू लोगों के मुंह से जय भीम शब्द भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कम से कम नहीं लगता। जो शहंशाह है, राजनेता है, वो शासक है, वो जय भीम करे, तब सीने में गर्व की भावना महसूस होती है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जब बहन जी बनी, जय भीम जब वार करती थी, गर्व की भावना उठती थी, एक मुख्यमंत्री करता। और भी कितने सारे मुख्यमंत्रियों का देश भरा पड़ा, 28 मुख्यमंत्री हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कोई करता मुख्यमंत्री जय भीम? कोई नहीं करता। मुख्यमंत्री जय भीम करे, ऐसा नहीं कि चुनाव के समय वाले भी नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कर देते कभी कभी चुनाव के समय वोट लेने के लिए। हमारे लोगों हर जगह, हमेशा, हर भाषण में, हर मीटिंग में वो वाला जय भीम चाहिए हमको। फिर देखो तो भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना काशीराम जी को पढ़े जय भीम करने से चमचा ही बन पाओगे, समाज में भी, राजनीति में भी, हर जगह कुछ नहीं कर पाओगे। ये जय भीम करने का तात्पर्य लोगों को जागरूक करना है, मान्यवर काशीराम जी के रास्ते को, काशीराम जी ने जो रास्ता बताया है उसके ऊपर चलने का मार्ग है जय भीम। जय भीम का नारा बहुत पुराना है, काशीराम ने उसमें जय भारत जोड़ा है। जय भीम जय भारत कितनी बड़ी बात है। अगर हम 10 बार दिन में जय भीम जय भारत करते हैं, तो 10 बार हम अपने देश की जय करते हैं। मतलब कौन करता है? कौन सी जात के लोग, कौन से धर्म के लोग, कौन से समुदाय के लोग करते हैं 10 बार अपने देश की जिंदाबाद की जय? हम करते हैं, क्योंकि हम काशीराम जी के अनुयायी हैं, इसलिए हम सबसे बड़े देशभक्त। मैं तो यही कहता हूँ, सबसे बड़े देशभक्त तो ये जो काशीराम जी के फॉलोअर है, ये हैं भाई। क्यों? क्योंकि जय भीम जय भारत वो करते हैं जो सिर्फ जय भीम तक टिके रहते हैं। ठीक है, बाबा साहब की जय करते हैं, महापुरुषों की जय आ जाती है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन भारत तो फिर भी बच गया ना। भारत तो बहुत विविधताओं का देश है ना, सारे लोग तो जय भीम के नहीं है, बिना जय भीम वाले भी बहुत सारे हैं। उनकी जय भी कौन करेगा? उनकी जय करने के लिए जय भीम जय भारत, इतनी बड़ी बात काशीराम जी हमको ये कह के गए। इसलिए हम दावा ठोक सकते हैं कि जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म की जाति के लोग इस देश के अंदर रहते हैं, सबसे ज़्यादा देशभक्त और सबसे ज़्यादा अपने देश से प्यार करने वाले हम लोग हैं। क्योंकि हमारे, अगर हम दिन में 10 बार, 20 बार, 15 बार जय भीम जय भारत करते हैं भाई,
तो कौन करता है, किस पार्टी के कार्यकर्ता, किस महापुरुष के अनुयायी करते हैं जय भीम जय भारत? हम करते हैं। कौन रोकेगा हमको? अपने देश से प्यार है हमको, इसलिए हम अपने देश की 10 बार जिंदाबाद करेंगे, 25 बार करेंगे, रोज करेंगे। ये कोई 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन वाले नहीं है जो खरपतवार पैदा होती है उस दिन, देशभक्ति के गानों वाली, देशभक्ति के गाने चला करके खरपतवार आ जाती है। एक दिन भी नहीं, आधा दिन वाली नहीं है ये देशभक्ति हमारी, हमारे पूरा दिन वाली है। क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो करोड़ों लोग हैं, काशीराम जी के अनुयायी हैं, इसलिए अपने देश की जिंदाबाद करते हैं। तो आप सभी साथियों को भी, वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया है, तो आप लोग भी जय भीम जय भारत किया करो। यही हमारे महापुरुषों का नारा है, ना इसके आगे ना इसके पीछे। बहुत है ये अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। सारे महापुरुष आ गए इसमें। जय भीम है तो सब, कबीर साहब आ गए, रविदास जी आ गए, चोखा मेला आ गए, ज्योतिराव फुले आ गए, साहू जी महाराज सब आ गए, बुद्ध भी आ गए इसमें। बुद्ध कोई अलग नहीं है, बाबा साहब हैं तो बुद्ध उसी में आ जाते हैं, अलग थोड़ी। जय संविधान भी उसी में है, तो सब चीज़ें उसमें आ गई। हमारे महापुरुष ने हमको यही सिखा, जय भीम जय भारत। इसके अलावा जो बोलता है वो अज्ञानी है मेरी नज़र में तो। क्योंकि हमारे महापुरुष अज्ञानता की कोई बात छोड़ के नहीं जाते हैं, सब ज्ञान की बातें करते, ज्ञान की बातों कर चुके हैं। इसके अलावा जो जाता है वो अज्ञानी है, महापुरुषों के पथ से भटका हुआ है, नहीं पता उसको। करोड़ों लोग हैं इसमें। आप सभी साथियों ने लगभग 40 मिनट तक ये सुना, और आप सभी को जय भीम जय भारत। मैं पुनः बहुजन संगठक यूट्यूब चैनल जो पूना से राहुल खांडेकर जी इसको संचालक हैं, चलाते हैं, मैं उनका दोबारा से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को भी जय भीम जय भारत।